अब बात करते हैं हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयरहाउसिंग। मतलब डेटा वेयरहाउस में हम लोग कौन से हार्डवेयर और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल हार्डवेयर और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर काम नहीं आते। नॉर्मल हार्डवेयर जैसे जो तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ये सब छोटे मोटे कामों के लिए हैं। जो भी तुम्हारे कॉलेज का सर्वर है या किसी मार्केट में जो बिलिंग सर्वर है या मशीन है, ये सब तुम्हारे एक नॉर्मल हार्डवेयर है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में जो विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब तुम्हारे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो नॉर्मल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब डेटा वेयर हाउस में काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लार्ज सेट्स ऑफ डेटा होता है, टेराबाइट पेंटाबाइट में डेटा होता है। इसलिए यहाँ नॉर्मल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं आते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ डेटा वेयर हाउस इज मच लार्जर देन नॉर्मल ट्रांजेक्शनल डेटाबेस। तो ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, यूनिट 1 में हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था कि डेटा वेयर हाउस और जो नॉर्मल एक ट्रांजेक्शनल डेटाबेस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अ डेटा वेयर हाउस इज मच लार्जर देन नॉर्मल ट्रांजेक्शनल डेटाबेस, देयरफॉर नॉर्मल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट सफिशिएंट टू रन इट स्मूथली। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए नॉर्मल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मतलब वो सफिशिएंट नहीं है स्मूथली रन करने के लिए इस डेटा वेयर हाउस को। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे, और मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये जो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, वरना ऐसा खास कुछ यहाँ लिखा नहीं था। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हार्डवेयर पढ़ना है जो भी हम डेटा वेयर हाउस में यूज करेंगे, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर में हमें बस तीन चीजें पढ़नी है, वही जो सीपीयू होगा, तुम्हारा प्रोसेसर, स्टोरेज सिस्टम है ना, इनपुट आउटपुट डिस्क, और मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें तीन चीजें पढ़नी है। यूनिक्स लाइनेक्स पढ़ना है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर, और मेन फ्रेम ओएस। ये तीन तरह के ओएस हमें पढ़ने हैं, जिसमें से कि यूनिक्स लाइनेक्स में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, बाकी इनमें उतना डिटेल में ऐसा कुछ जानने के लिए है नहीं। वही यहाँ भी है, प्रोसेसर और स्टोरेज सिस्टम में थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, बाकी इसमें कुछ खास ऐसा पढ़ने को है नहीं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्डवेयर में, जो कि हमारा प्रोसेसर है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेसर यानी सीपीयू के बारे में। टू रन कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज क्विकली, हाईली स्केलेबल प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर हमें कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज को क्विकली रन करना है, फास्ट एग्जीक्यूट करना है, तो हमें हाईली स्केलेबल प्रोसेसर चाहिए। अब उसके लिए यहाँ पे दो मेन आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं। पहला है तुम्हारा SMP, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और दूसरा है तुम्हारा MPP, मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। ये दोनों बिल्कुल वही आर्किटेक्चर है जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, बिल्कुल वही है। बात करते हैं सबसे पहले SMP की, जो कि तुम्हारा शेयर्ड मेमोरी वाला है। इन दिस देर इज अ सिंगल लार्ज सर्वर, यानी वही एक सिंगल लार्ज मशीन या सर्वर, कुछ भी समझो। इनसाइड दैट वन मशीन मल्टीपल प्रोसेसर यानी CPUs आर इंस्टॉल्ड। ऑल दीज प्रोसेसर शेयर सेम कॉमन रैम एंड सेम कॉमन डिस्क। मैंने जैसा कि बताया बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। यहाँ पे एक सिंगल सर्वर होता है और उसी सर्वर के अंदर कई सारे CPU हम इंस्टॉल कर देते हैं, और वो सारे CPU जो प्रोसेसर हैं सारे, वो आपस में कॉमन मेमोरी और एक कॉमन हार्ड डिस्क शेयर करते हैं। जबकि MPP में यानी मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बिग सर्वर या वन बिग मशीन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग सर्वर या अलग अलग नोड कह दो या सर्वर कहो, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उन सबको आपस में एक हाई नेटवर्क से जोड़ देते हैं ताकि आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें। और हर एक सर्वर के पास, हर एक नोड के पास अपना खुद का प्रोसेसर होता है, खुद की रैम होती है, और स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क होती है। तो यहाँ पे जो मतलब सबके पास क्योंकि अपना अपना है, तो कोई यहाँ पे कंपटीशन या कोई बॉटलनेक वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। इट डज नॉट शेयर रिसोर्सेज विद अदर नोड। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का अपना अपना रोल है।
अपना अपना बेनिफिट है। सबसे पहले देखते हैं एसएमपी की, जिसमें सारी चीजें कॉमन शेयर हो रही थी। तो रोल इन डेटा वेयरहाउस, दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल और मीडियम साइज डेटाबेस। अब ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये स्मॉल से मीडियम साइज डेटाबेस के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है अभी समझोगे। बट if database become very large, all processor start competing for the same memory and the system becomes slow। मतलब अगर डेटा बढ़ जाता है तो जो प्रोसेसर है वो फिर compete करने लगते हैं सेम मेमोरी के लिए और सिस्टम स्लो हो जाता है। और यही रीजन है कि ये स्मॉल से मीडियम साइज डेटाबेस के लिए सुटेबल है। अगर डेटा बढ़ जाता है तो फिर हम ये दूसरा वाला आर्किटेक्चर यूज करते हैं। इसका रोल देखते हैं। फॉर लार्ज डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा होता है, टेराबाइट पेंटाबाइट में होता है, एमपीपी इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज इफ डेटा इंक्रीजेज यू कैन सिंपली ऐड न्यू सर्वर टू द नेटवर्क, हेंस इट इज हाईली स्केलेबल। अब क्योंकि यहाँ पे सारे जो नोड्स हैं वो सेपरेट हैं, अगर हमारा डेटा बढ़ जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, नोट्स उसमें ऐड करते जाएंगे और इसी तरह हमें एक तरीके से स्केलेबिलिटी मिलती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज हाईली स्केलेबल। और यही रीजन है कि ये हम यूज करते हैं जब डेटा बढ़ जाता है। जब कंपनी का डेटा बढ़ जाता है तो हम ये वाला आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टोरेज सिस्टम की। हमने प्रोसेसर पढ़ लिया, अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोरेज सिस्टम। In a data warehouse, the biggest challenge is reading data quickly. This can be solved using two methods. अब ये जो प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व करने के लिए दो मेथड आए हैं। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो देखते हैं कि आखिर ये इनपुट आउटपुट बॉटलनेक प्रॉब्लम है क्या। देखो, हम जानते हैं कि जो प्रोसेसर होता है वो काफी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू जो हार्ड डिस्क काम कर रही होती है। तो प्रोसेसर तुम्हारा काफी सुपर फास्ट है, जल्दी जल्दी चीजें प्रोसेस करता है डेटा को। और हार्ड डिस्क है जो डेटा उसे भेज रही है बहुत धीरे धीरे भेज रही है, क्योंकि हार्ड डिस्क काफी स्लो होती है। जबकि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा रीड किया जाता है वो टेराबाइट में होता है, और जो तुम्हारी हार्ड डिस्क है वो डेटा बहुत ही स्लो भेज रही है सीपीयू को। तो सीपीयू को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, और इसी वेटिंग टाइम को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बॉटलनेक। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, रेड और सैन, RAID और SAN। ये दो मेथड हैं। सबसे पहले रेड मेथड समझने से पहले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि मेथड भी अच्छे से समझ जाओ। सपोज करो तुम्हारे पास कोई 100 पेज की एक फाइल है, और अगर उसे एक सिंगल पर्सन रीड करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम उसी फाइल को 10-10 पेज में अगर डिवाइड कर दें और अपने जो तुम्हारे 10 दोस्त हैं उन सबको 10-10 अगर हम पेज पकड़ा दें तो फाइल जल्दी रीड कर लोगे। वही हम इस मेथड के अंदर करते हैं, जो कि तुम्हारा रेड मेथड है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यहाँ पर बजाय कि एक बहुत बड़ी डिस्क रखें, मतलब एक बड़ी हार्ड ड्राइव यूज करने के बजाय हम कई सारी छोटी छोटी हार्ड ड्राइव को आपस में कंबाइन कर देते हैं। मल्टीपल हार्ड ड्राइव आर कंबाइंड टुगेदर सो दैट डेटा कैन बी रीड फास्टर, जिससे कि डेटा जल्दी जल्दी रीड होगा। और यहाँ पर हम एक कॉपी बना के भी रख लेते हैं। इवन इफ वन हार्ड ड्राइव फेल डेटा इज नॉट लॉस्ट। अगर एक कोई ड्राइव फेल भी हो जाती है तो डेटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी बना के रख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सैन की। अब ये भी तुम ऐसे डायरेक्टली बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसे भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक एग्जाम्पल देकर। जो तुम्हारा नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क और प्रोसेसर एक ही बॉक्स के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ मतलब थोड़ा सा ही डेटा है और कोई इतना हैवी काम भी नहीं है। तो एक हार्ड ड्राइव और एक तुम्हारा प्रोसेसर दोनों छोटे छोटे एक छोटे से बॉक्स में आ गए और अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा वेयर हाउस के केस में एक ही बॉक्स में इतने सारे प्रोसेसर और हार्ड ड्राइव ये सब रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैसिव मल्टीपल बॉक्स, कई सारे बड़े बड़े बॉक्सेस में इनको सेपरेटली हम रखते हैं, हार्ड ड्राइव अलग सीपीयू अलग। तो जो सर्वर्स हैं यानी जो सीपीयू है तुम्हारे, जो प्रोसेसर हैं, वो डेटा लेकर उनको फिर आना पड़ेगा कहाँ से, वो जो तुम्हारा हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर है किसी दूसरे मैसिव बॉक्स में। अब उसके लिए जब सर्वर डेटा लेने जाएगा हार्ड डिस्क के पास दूसरे बॉक्स में, तो अगर वो रेगुलर लोकल नेटवर्क से जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क से जाएगा, लैन से अगर जाएगा, तो उसे ट्रैफिक मिलेगा और स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो सर्वर हैं, जो प्रोसेसर हैं और जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं यानी जहां हार्ड डिस्क रखी हुई हैं, उनके बीच में एक प्राइवेट हाई स्पीड नेटवर्क बना देते हैं।
और इसी प्राइवेट हाई स्पीड नेटवर्क को हम सैन बोलते हैं। अब देखते हैं सैन क्या होता है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, अ हाई स्पीड एक्सटर्नल नेटवर्क इज क्रिएटेड दैट कनेक्ट सर्वर टू डेडिकेटेड मैसिव स्टोरेज सिस्टम, यानी स्टोरेज बॉक्स। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टोरेज सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है हार्डवेयर के अंदर, वो है मेमोरी यानी रैम। तो जैसा कि मैंने बोला था, इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने को नहीं है। इसमें खाली बस इतना समझ लो कि जो भी डेटा तुम्हारा हार्ड ड्राइव में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, वो डेटा हम रैम में लाते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो काफी स्लो होती है, रैम काफी फास्ट होती है। अब क्योंकि जो डेटा है वो काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है, तो जो हमारी रैम है, हमें रैम भी काफी बड़ी लेनी पड़ती है, रेंजिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ जीबीज टू टेराबाइट्स। बस इतना इसमें जानना है। तो हमारा हार्डवेयर पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिक्स और लाइनेक्स पढ़ेंगे। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स और लाइनेक्स की। तो जो भी डेटा वेयर हाउस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, या जो भी यूज किया जाता है, वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसे जल्दी से या जल्दी पल्दी क्रैश ना करे, हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, सिक्योर होना चाहिए, मतलब हमें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उसको हैक करना या वायरस इन्फेक्ट करना इतना आसान नहीं होना चाहिए, यह एक तरीके से इम्पॉसिबल होना चाहिए। प्लस वो कैपेबल हो फॉर हैंडलिंग दी मैसिव प्रोसेसिंग पावर ऑफ हार्डवेयर। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए डेटा वेयर हाउस के लिए, और ऐसा हमारा है यूनिक्स और लाइनेक्स। 90% ऑफ द केस में हम यूनिक्स या लाइनेक्स जो कंपनीज हैं वो यही यूज करती हैं। और इनके यूज करने के पीछे 3 मेन रीजन है जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। पहला है नेवर क्रैशेस, मतलब तुम्हें हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, हैंडल मैसिव हार्डवेयर, और तीसरा है सिक्योरिटी। और यही मेन 3 कंसर्न होते हैं, वही हमें 3 अच्छे से मतलब प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम ये दोनों यूज करते हैं 90% ऑफ द केस में। बाकी मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वही सब बताया हुआ है, खुद से पढ़ लेना बहुत आसान है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा बहुत रीड कर देता हूँ। हाई स्टेबिलिटी में लिखा है यू मे नीड टू स्टार्ट योर कंप्यूटर, मतलब अक्सर होता है कि हमें कभी न कभी अपना जो विंडोज कंप्यूटर है, वो लैपटॉप जो है वो हमें रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। लेकिन डेटा वेयर हाउस में ऐसा नहीं है, वहाँ हमें कई सालों तक डेटा वेयर हाउस बिना रिस्टार्ट करे चलाना पड़ता है, या बिना रिस्टार्ट करे चलना चाहिए। तो और ऐसे मतलब इसके लिए जो यूनिक्स और लाइनेक्स है, ये बिल्कुल मास्टर है, समझ लो, इस काम के लिए। तभी हम बोलते हैं कि ये हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और तभी हम इन्हें यूज करते हैं। दूसरी जो चीज बात करें अगर मैसिव हार्डवेयर को हैंडल करने की, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था एमपीपी जो आर्किटेक्चर पढ़ा था, जहाँ पर बहुत सारे सेपरेट नोड हम लोगों ने क्रिएट किया था। उस आर्किटेक्चर में कई सारे प्रोसेसर थे, और बहुत हैवी डेटा को प्रोसेस कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम कोई नॉर्मल ओएस यूज करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल करेगा विद सच हार्डवेयर। लेकिन जो लाइनेक्स है, वो इसी चीज के लिए डिजाइन ही किया गया है कि इतने मैसिव हार्डवेयर को वो स्मूथली एकदम हैंडल करे और रन करे। वहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैक और इन्फेक्ट विथ वायरस, किसको, यूनिक्स या लाइनेक्स को। फिर इसके बाद हमने कुछ ये जो यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। हो सकता है ऐसे डायरेक्टली तुम पढ़ो तो हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी दिया है। एक एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है कि जो भी तुम्हारा ये, जैसे तुम्हारा जो एंड्रॉयड है, जो भी तुम एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल का है। लेकिन मार्केट में कई सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग, वन प्लस, शाओमी, ये सब जो कंपनीज हैं, ये भी तुम्हें एंड्रॉयड फोन प्रोवाइड करती हैं। जबकि है तो उसमें वही गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही, लेकिन ये लोग उसे थोड़ा सा अलग अलग फीचर, अलग अलग मॉडिफिकेशन करके, अपना फ्लेवर ऐड करके तुम्हें प्रोवाइड करती हैं। ठीक वैसे ही लाइनेक्स और यूनिक्स एक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इंटरप्राइज सर्वर के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, उनके लिए वो अपना, मतलब वही जो यूनिक्स और लाइनेक्स है उसी को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक अलग वर्जन में, एक अलग फ्लेवर डाल के। जैसे एक रेड हैट कंपनी है, वो तुम्हें लाइनेक्स प्रोवाइड करती है, किस नाम से, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स नाम से। आईबीएम तुम्हें प्रोवाइड करती है यूनिक्स, आईबीएम एआईएक्स नाम से। और एचपी तुम्हें प्रोवाइड करती है यूनिक्स
HP UX नाम से। वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे थे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विंडोज सर्वर और मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा एक तरीके से पढ़ा दिया है तुम्हारे अगर AKTU लेवल के हिसाब से देखा जाए, वरना वैसे तो ये पढ़ लो, ठीक है, तभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन अगर AKTU लेवल से देखोगे तो शायद ही किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाया होगा इतना अच्छे से, इतना डिटेल में। तो बात करते हैं विंडोज सर्वर की। तो अगर किसी कंपनी में डेटा कम है, उतना लोड नहीं है कंपनी में, और उसका जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट टूल्स यूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में वो विंडोज सर्वर ही यूज करते हैं। देन दे यूज दी विंडोज सर्वर वर्जन, क्योंकि वो काफी फिर चीपर और इजियर हो जाता है। बात करें मेन फ्रेम ओएस की, तो मेन फ्रेम ओएस एक तरीके का काफी पुरानी और बहुत मैसिव मशीन है, ऐसे समझो इसको। और कई सारी जो बड़ी बड़ी बैंक हैं जैसे HDFC, SBI, इन सब का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है सिक्योरिटी। पहली चीज तो सिक्योरिटी और दूसरी ट्रांजैक्शन। तो इसलिए ये आज भी IBM मेन फ्रेम ओएस यूज कर रही है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सम ओल्ड एंड लार्ज बैंकिंग या जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं स्टिल यूज मेन फ्रेम्स ऑफ देयर मैसिव हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन mainframes for their massive historical transaction data and extreme security requirements। मतलब अपने massive historical transaction data और extreme security requirement के लिए वो आज भी जो IBM mainframe ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन्हें यूज कर रही है। तो बस इतना ही पढ़ना था ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया।